आज का हमारा टॉपिक क्या है? संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां, ठीक है। अभी कितना बैठा है? तो संविधान सभा में ना जो समितियां हैं, पहली बात तो समितियों का काम क्या था? समितियों का काम क्या है? एक प्रारूप तैयार करना, अपनी तरफ से सलाह देना, ठीक है। इसमें ना देखो समितियां तो हमारी कई सारी हैं, लेकिन कुछ ही समितियां हमें याद करनी है, ठीक है। एक इनका जो डिवाइड करे गए, ये समितियां डिवाइड करी गई, एक तो बड़ी समितियों में, एक छोटी समितियों में। कुछ बड़ी समितियां हैं, कुछ छोटी समितियां हैं, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि पहली एक समिति हमें बड़ी समिति देखते हैं। जैसे हम बड़ी समिति, बड़ी समितियों में पहले हम देखते हैं बड़ी समिति, जो बड़ी समितियां हैं, बड़ी समितियां, बड़ी समितियां, बड़ी समितियां, बड़ी समितियां पहली कौन सी है? संघ शक्ति समिति। देखो जहां पे संघ लग जाए, जहां समिति, जिस समिति में संघ लग जाए, ध्यान रखना, जिस समिति में संघ लगेगा उसके उसमें उससे कौन रिलेटेड है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जितनी भी समिति होंगी ना संघ से, उन सबके अध्यक्ष कौन मिलेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू मिलेंगे। ध्यान रखना ये चीज, ये कुछ इनके ट्रिक है। संघ शक्ति समिति, समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरी कौन सी है? संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, संघीय संघीय संविधान समिति। मैं देखो सारी समिति नहीं बता लिखवाने में, यहाँ पे मैं जो इम्पोर्टेंट है उन्हें बता रहा हूँ, और तो लिखा हुआ तो आपके पास है ही सारी, इसमें कोई ज्यादा समझाने का टॉपिक नहीं है, ठीक है। ये टॉपिक याद करने का है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जितने संघ होंगे उसके कौन अध्यक्ष होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और जब बात आएगी प्रांत की, जब बात आएगी स्टेट की, जब बात आएगी राज्य की, ठीक है, जब बात स्टेट की आएगी तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? कौन है अगले? सरदार पटेल। इन्होंने ही सारे राज्यों को क्या करता? पहले क्या था, हमारा जो देश था एक मतलब एकत्रित भारत तो था नहीं, आजादी से पहले सब अपने अपने बटे थे। इन सबको एक जगह जोड़ना, इन सबको एक जगह जोड़ना, इन सबको एक जगह जोड़ के फिर भारत में एक प्रारूप तैयार करना है, भारत देश बनाना। तो किसका काम था? किसका काम था? सरदार पटेल। प्रांतीय कौन सी है? प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। इसमें कौन है? सरदार पटेल, सरदार पटेल। इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। देखो ये मैंने तीनों आपको लिखवाई है। तो जहां संघ की बात आ गई, संघ मतलब केंद्र, संघ का मतलब केंद्र, तो केंद्र की ओर बात चलेगी तो कौन आगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू काम कर रहे हैं। बात आ रही है प्रांत की, सब प्रांतों को एकत्रित करने की बात आ रही है, सब राज्यों को बहुत मुश्किल काम था ये। तो ये में जो काम इन्होंने कराया ना पंडित सरदार पटेल ने, वो तारीफ के काबिल काम है। सभी के काम बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल है, लेकिन इनका काम, क्योंकि एक तो सब राज्य बटे पड़े हैं, उन्हें कन्वेंस करना, उन्हें समझाना, उन्हें कन्वेंस करना, उन्हें समझाना अपने आप में एक बहुत बड़ी टेढ़ी की थी, ठीक है। ज्यादा सभी राज्यों ने समझा दिया था, सभी राज्य जुड़ चुके थे। कुछ थे 4 राज्य, कौन कौन से? जिन्होंने स्वतंत्र रहना स्वीकार करा था। एक हैदराबाद, एक जूनागढ़, और एक कश्मीर, और है जी
हाँ जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है इधर, ठीक है। तो 3-4 स्टेट थे जिन्होंने स्वतंत्र रहना स्वीकारा था, तो जिसमें इन्हें क्या करा गया, क्या किया गया, इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया। देखो हैदराबाद जो था हमारा, उसे पुलिस कार्रवाई के थ्रू जोड़ लिया गया था, ठीक है। हमारे भी टॉपिक आएंगे आगे, बता दो पुलिस, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं कोई अंतर नहीं है, बात संघ की है दोनों की, दोनों में बात संघ की है, केंद्र की है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। अब इसे अगर प्रांत बोल लो, एक मिनट इधर देखो, इसे प्रांत बोल लो, इसे राज्य बोल लो, कोई अंतर आ जाएगा? कोई अंतर नहीं ना, तो सेम वही बात हो गई, बस नाम उसमें डिफरेंस नहीं है, इतना कुछ लिखा गया इस तरह से, ठीक है। हाँ नेक्स्ट जो है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों के, मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, उसके अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। हाँ सॉरी, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, अम्बेडकर प्रारूप समिति, ठीक है। ये जो चारों समिति ना आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों, ठीक है। और जो आगे है देखो, अल्पसंख्यक, देखो सीधी बात है, सिंपल सी बात क्या है कि प्रांत से बात आई, सरदार पटेल आ गए, ठीक है। प्रांत जो इंसान प्रांत सबको जाके बातें कर रहा है, कन्विंस कर रहा है, क्योंकि अगर आप किसी से बातें कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो, तो उससे क्या कहोगे, आपके जो अधिकार है, आपके अधिकार हम रहने देंगे, आप जो चाहते हो हम वो चीज उस तरह से रहने देंगे, बताओ आप अपनी डिमांड बताओ क्या क्या है। तो बात इसमें क्या आ गई, मौलिक अधिकार, क्या आप उस इंसान को मौलिक अधिकार रहने दे रहे हो। अल्पसंख्यकों के लिए आप देखो, एक समाज में एक किसी बड़े क्षेत्र को समझाने के लिए सबसे बातें करनी पड़ेगी, ठीक है। जो अल्पसंख्यक होंगे उन्हें भी समझाना पड़ेगा, ठीक है। हर इंसान ने मौलिक अधिकार सुरक्षित करने, अगर आप अपने देश में मिला रहे हो उन्हें, अगर आप उन्हें अपने देश में मिला रहे हो उस राज्य को, तो उन्हें कहना पड़ेगा ना, आपके जो मौलिक अधिकार है वो आपके मौलिक अधिकार बने रहेंगे, ठीक है। जो अल्पसंख्यक है उनके लिए अलग से अधिकार देंगे, जब भी तो आपके साथ रहने के लिए तैयार होंगे। तो उस पे बात कौन कर रहा है, उस पे बात कौन है, सरदार पटेल कर रहे हैं, ठीक है, सरदार पटेल। और जो आगे इसके अंदर जो छोटी, इसके सरदार जो मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार समिति, इसमें 5 उप समितियां हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो एक बार निगाह डाल लेना, मौलिक अधिकार उप समिति जेपी कृपलानी, ठीक है। अल्पसंख्यक उप समिति एपी मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत, ये वाली पूछी गई है, ये वाली जो है ना टिक कर लेना। उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ देसाई, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये जो थर्ड थी उत्तर पूर्व, ठीक है, छोड़े गए, आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति ए बी ठक्कर, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति बरदोई, ठीक है। तो ये कुछ निगाह डालना। उसके बाद हमारी छोटी छोटी समितियां उन्हें देखते हैं। देखो पहली है वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ, छोटी समितियों में हम सारा नहीं देख रहे, ठीक है। छोटी समिति, छोटी समितियां, अब सिंपल सी बात है, जब संविधान बन रहा है, ठीक है, जो संविधान निर्माण में जो लोग रहेंगे उनका खर्चा होगा, ठीक है, उनका खर्चा होगा, जो संविधान बनाया जा रहा है उसमें भी खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए वित्त की जरूरत पड़ेगी। अब जो वित्त खर्च होगा, जो पैसा खर्च होगा, उसका एक अधिकार ऐसा होना चाहिए ना, जो आदमी पैसा देगा और जो उसका पूरा ब्यौरा भी रखेगा, कितना पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो उस एक छोटी समिति बनाई गई, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में देख लेना सही से, क्योंकि ये ना कई सारी समितियों के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कई सारी समितियों के अध्यक्ष हैं, ना ध्यान रखना।
ठीक है। अगली है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित सतत समिति, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित समिति, संबंधित समिति। हाँ वो तदर्थ आप याद रखना, तदर्थ ये समिति। इसके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, राष्ट्रीय ध्वज वाली समिति कई बार पूछ लिया है, ये दोनों पूछ रही है, लगातार पूछी रही है पेपरों में, राष्ट्रीय ध्वज वाली, वित्तीय कर्मचारी वाली। ठीक है। और तो सब लिखी हुई है आपके पास नोट्स में। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ समिति, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, प्रेस दिग्ग्राह समिति, नागरिकता के तदर्थ समिति, भाषाई प्रांत आयोग, संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधान संबंधित समिति। ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी, और कुछ एक तो और है वो आप देख लेना। और ऐसा नहीं कि मतलब ये पढ़नी नहीं है जो और लिखी हुई है, इन सब पे एक बार निगाह डाल लेना, पढ़ लेना जरूर। ठीक है। अब बात कि इसमें ना मैं इस पे टाइम निकालूं तो कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि ये तो आपके पास नोट्स में जो तो सेम टू सेम लिखा हुआ है, डिक्टो नोट्स में है आपके पास। ठीक है। प्रारूप समिति देखते हैं, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। इसमें कितने लोग थे? 7 लोग थे। प्रारूप समिति में कितने लोग थे? 7 लोग। किसका गठन हुआ था? 43 गठन। इसका गठन कब हुआ? गठन कब हुआ इसका? गठन 29 अगस्त 1947। सदस्य कितने हैं इसमें? 7 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है इसके? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन है इसके अध्यक्ष? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष हैं। देखो इसमें क्या था, हमारा संविधान किस तरह का होना चाहिए, ये बातें करी गई। संविधान किस तरह का होना चाहिए? संविधान किस तरह का होना चाहिए? बात लोकतांत्रिक होना चाहिए, जिसमें आम जन, देखो संविधान का अर्थ क्या है? जिसमें आपको कानूनी अधिकार मिले। ठीक है। किसके? मतलब एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के। ठीक है। लोकतंत्र तो सर हमारा देखो अब से पहले क्या चला, जब संविधान नहीं था उससे पहले क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। ठीक है। तो लोकतंत्र का तो मतलब ही नहीं था। तो हमारे जो संविधान की मांग थी इसमें क्या बात रखी गई थी? विशेष आम जनता के शासन पर आधारित होगा। पहली बात तो हमारा जो शासन है आज किस तरह से है? आम जनता के शासन पर आधारित है, क्योंकि आम जनता के द्वारा ही चुन के भेजा जाता है ना, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप ही बने और अपने आप ही शासन करना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। राजतंत्र नहीं है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता नहीं आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ नहीं आ रहा। उत्तराधिकारी नहीं चुनते यहाँ पे, ऐसा नहीं है उत्तराधिकारी चुनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज खत्म की गई कि उत्तराधिकारी चुनना खत्म करा गया, कि क्या आम जनता द्वारा चुना जाएगा, शासक होगा आम जनता द्वारा चुन के आएगा। दूसरा क्या है? लोकतांत्रिक संविधान होगा, लोकतांत्रिक संविधान। ठीक है। लोकतांत्रिक संविधान होगा जहां पे जनता का शासन होगा।
ठीक है। अब बात, ये जो लोकतंत्र है, जो लोकतांत्रिक संविधान है, इसके दो प्रकार हैं। लोकतांत्रिक संविधान के दो प्रकार हैं। लोकतांत्रिक संविधान के दो प्रकार हैं। एक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक संविधान के दो प्रकार हैं। पहला है प्रतिनिधित्वात्मक या प्रत्यक्ष लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, हमारे यहाँ कौन सा है? हमारे तरफ कौन सा है? अप्रत्यक्ष। क्यों? हाँ, देखो अप्रत्यक्ष, पहली बात तो ये ध्यान रखना, प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ना, ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ये कम जनसंख्या वाले देश में हो सकता है, इतना ध्यान रखना। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल कम जनसंख्या वाले देश में होगा, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहां पर? जहां पे अधिक जनसंख्या है। ठीक है, जहां पे अधिक जनसंख्या है। क्या कह रहे हैं? बोलो सर, बोलो। ठीक है, प्रतिनिधियों का चयन कौन करता है? हमारे कौन सा, इंडिया में कौन सा है? इंडिया में आप प्रतिनिधियों का चयन जनता द्वारा होता है। ठीक है, प्रतिनिधियों का चयन कैसे? जनता द्वारा होता है। दूसरा क्या है, जिसमें जो देश बड़ी जनसंख्या वाले हैं वहां पे चीज होती है। जैसे छोटी जनसंख्या वाले देश है, स्विट्जरलैंड है, फिनलैंड है, हॉलैंड है, वहां पे क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहां की जनसंख्या बहुत कम है, 2.5-3 लाख के आसपास तो पूरी जनसंख्या है वहां की। तो वहां पे आराम से प्रत्यक्ष लोकतंत्र आराम से हो सकता है। ठीक है, हमारे यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पहले क्या है, देखो हाँ जनसंख्या बहुत बड़ी है हमारे। ठीक है, तो ये मेन चीज इसका। हाँ, एक तो और होंगे, छोटे छोटे जितने देश हैं बहुत हैं, मतलब छोटे छोटे। ये तो वो देश है बड़े, मतलब वो ये इस तरह के नाम है जिन्हें हम सुनते रहते हैं। विक्टन सिटी, इससे मतलब तो जनसंख्या देखो ना कितनी है। ये तो मुझे डाटा नहीं पता, लेकिन ठीक ठाक है जनसंख्या। देख लो, गूगल सबके पास होगा, मैं गूगल थोड़ी ना हूं। एक बार सर्च मार लो गूगल पे कितनी जनसंख्या है श्रीलंका की। ठीक है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है, यहाँ इस व्यवस्था में क्या है, जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में सहभागिता करती है। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में सहभागिता करती है। देखो अभी है ना, बहुत आगे अच्छे समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। सहभागिता करती है। देखो एक चीज बता रहा हूँ मैं, इसमें ना आगे प्रारंभिक और जनमत है, वो स्विट्जरलैंड के बारे में बताया गया, छोटे देश के कानून है, प्रारंभिक और जनमत। ठीक है, स्विट्जरलैंड में दो कानून है यहाँ पर। स्विट्जरलैंड में दो कानून है। ये केवल समझाने के लिए, तुम्हारे यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक जनमत और प्रारंभिक। तो जनमत और प्रारंभिक में अंतर क्या है दोनों चीजें? तो क्या मतलब है, समझ, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसका अर्थ क्या है? ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्लियर कर देगा तुम्हें दोनों चीजें। ये दोनों चीजें प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्लियर कर देंगे और समझ में आ जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे यहाँ के मतलब क्या है इसका। प्रारंभिक में क्या है, अगर दो इन दोनों का एक ही अर्थ है, बस इसमें क्या है, दोनों का समझ में आ रहा है। इसमें क्या है, अगर यहाँ की जनसंख्या है, यहाँ की बहुमत जनसंख्या है, बहुमत जनसंख्या कौन सी होती है? 50% प्लस 1, 50 प्लस 1 मतलब 51%। ठीक है, अगर बहुमत जनसंख्या है
किसी बिल पे या किसी कोई भी बहुमत से कोई बिल पारित कर दिया, ठीक है, तो सरकार को वो मानने के लिए बाध्य है। अगर यहाँ की जनसंख्या ने बहुमत जनसंख्या कितनी है, 50 प्लस 1 51%। अगर कोई बिल पास करा, सपोज कि इन्होंने एक एग्जांपल ले लो, ये कहा कि यहाँ से यहाँ तक की सड़क बननी है, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि बहुत लंबा प्रोसेस लगेगा कि कब के मारे कब एप्लीकेशन चलते रहेंगे तब जाकर बन पाता है। लेकिन अगर यहाँ की एक बहुमत जनसंख्या ने एक हस्ताक्षर करके दे दिया कि हाँ ये काम होना चाहिए, तो वो सरकार मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। एक ये हो गया जनमत। जनमत का क्या है, सपोज सरकार कोई बिल लेकर आई, ठीक है, वहां बिल लेकर आने के बाद ऐसा नहीं कि लागू कर देगी, उस पे पहले उन्हें बहुमत जनसंख्या से, बहुमत कौन सी जनसंख्या, 50 प्लस 1 51% से हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है। अगर वो 51% जनसंख्या से एक बहुमत जनसंख्या से हस्ताक्षर कराने में या पास कराने में उसे असफल हो रही है, तो वो बिल क्या है, फेल हो जाएगा। ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। हमारे यहाँ तो नहीं है ना ऐसा कि सरकार कोई बिल लेकर आए, फिर उसे पास कराना अनिवार्य है उसे, ऐसा तो कुछ है नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ है जी, किसे, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन संविधान में अगर बातें करोगे ना, बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए ज्यादा प्रावधान नहीं करे गए। बस ये कहा गया कदाचित कार्यों के उल्लेख करा गया, कदाचित कार्यों पे, या उनके ऐसे कि या तो वो किसी आंकड़े को देने में असक्षम हो, कोई जैसे जांच हो रही है, कोई उनसे ब्यौरा मांगा गया है, उसे देने में असक्षम हो, तब उन्हें हटाया जा सकता है। और रियलिटी है, संविधान आप पूरा पढ़ोगे ना, उसमें किसी को हटाने के लिए लिखे ज्यादा उल्लेख नहीं करते हैं, बस ये कहते हैं उनके उचित कार्यों के कारण, कुछ कार्यों के कारण हटाया जा सकता है। अब उसमें आप ढूंढते रहो कौन कौन से कार्य होंगे, कौन सा, कोई नहीं, ध्यान पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा ये राष्ट्रपति महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग, और महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है, ठीक है। हाँ, महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को पहले सूचित किया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति क्या है, अपना पक्ष डायरेक्ट जाकर रख सकता है, ठीक है, अपना पक्ष डायरेक्ट जाकर रख सकता है। दूसरा है कि अपने आप ना रखे, अपने वकील के थ्रू रखवा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक का ये हमारे यहाँ का रिकॉर्ड है, अभी तक महाभियोग नहीं लगा है, ठीक है, लग नहीं पाया किसी रिकॉर्ड पे, मतलब महाभियोग पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। हाँ, महाभियोग लगता है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, ऐसा नहीं हुआ है कि महाभियोग लगा हो तो कोई राष्ट्रपति पद से हट गया हो, ऐसा नहीं हुआ अभी तक कोई भी, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। और देखो राष्ट्रपति रहा, आज देखो नॉर्मल से हमारे संविधान में क्या, राष्ट्रपति एक स्वतंत्र पद है, यही बात बोली गई है। लेकिन क्या आज की राजनीति देखकर कह सकते हो राष्ट्रपति स्वतंत्र पद है? आपको क्लियर सी बात बता दे रहा हूँ, राष्ट्रपति कौन बनने वाली है, जो जनजातीय क्षेत्र साहित्य, क्या नाम का, ऐसा कुछ नाम है, वो नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वही राष्ट्रपति बनी। नहीं, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, एनडीए सरकार से उम्मीदवार हैं, तो वही राष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि उसका जो नामांकन कराया किसने कराया है, बीजेपी सरकार ने करा दिया है। और सिंपल सी बात, जिनकी सरकार है उन्होंने उनका नामांकन कराया, तो वही राष्ट्रपति बनने वाले हैं। जबकि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल इसमें ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आपका किसी सरकार का झुकाव हो किसी की तरफ, किसी सरकार का झुकाव नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति की तरफ, लेकिन वो है, वो दिख रहा है साफ साफ। तो ये चीजें हैं, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, बहुत कुछ राजनीति बदल रही है, राजनीति बदल रही है। कैसे? हाँ, पहला भारत का नागरिक है, भारत का पहला नागरिक कौन है, राष्ट्रपति को ले बोला जाता है, प्रथम नागरिक राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। देखो प्रधानमंत्री का, अगर आप संविधान बता रहा हूँ, अभी हमारे पॉलिटिक्स स्टार्ट हो रही है ना, हमारा फेवरेट टॉपिक है प्रधानमंत्री, ठीक है। हाँ, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें ना उनकी शक्तियों को लेकर कोई ज्यादा उल्लेख नहीं कर रखा है, प्रधानमंत्री शक्तियों को लेकर ज्यादा उल्लेख नहीं कर रखा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ज्यादा शक्तियां, देखो ये हुआ क्या था, जिस टाइम इमरजेंसी लगी थी, अभी इमरजेंसी का टॉपिक बड़ा हाईलाइट है, अभी पढ़ा कर देखा हो, नेट न्यूज पे देखते हो तो, अभी इमरजेंसी कब लगी थी, 26 जून 1975 में लगी थी इमरजेंसी।
आपातकाल, ठीक है, जो अंत विद्रोह के कारण लगा था, देश में अंत विद्रोह के कारण इमरजेंसी लगी थी। उस टाइम इस इमरजेंसी को जो लागू कराया था, उस टाइम सरकार किसकी थी? इंदिरा गांधी की। लेकिन इमरजेंसी लागू कराने के लिए आपको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। तो उस टाइम एक चीज आ गई थी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए 99.99% बाध्य है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए 99.99% बाध्य है। और प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद की भी सलाह मानने के लिए 99.99% बाध्य है। ये चीज कब लागू कर दी गई? 1975 से, जिस टाइम इमरजेंसी लगाई गई थी। उस टाइम ये चीज क्लियर कर दी गई थी, ठीक है। तो उस टाइम देखो सरकार में कुछ आता जाता रहता है, ज्यादा मत सोचो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जनता के द्वारा चुना गया है, सत्ता उसी के पास ज्यादा रहेंगी जो जनता के द्वारा चुन के जा रहा है, ठीक है। मेन चीज ये कि एक क्वेश्चन आया था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता कौन है? स्विट्जरलैंड। पहली बार जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र शुरुआत हुआ कहां से हुआ था? स्विट्जरलैंड से शुरुआत हुई थी, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारा क्या है? संविधान। संविधान के बारे में क्या है? सभी को पता है क्या है संविधान? संविधान क्या है? नियमों का समूह है, ठीक है। और देखो एक चीज ध्यान रखना, हर देश का ना अपना संविधान होता है, हर देश का संविधान है। किसी देखो आप ये कहो कि जहां पे लिखित संविधान नहीं है तो वहां संविधान नहीं चल रहा, वहां भी संविधान चल रहा है। जिस देश में लोकतंत्र नहीं है वहां संविधान नहीं चल रहा है, वहां भी संविधान चल रहा है। जिस देश में लोकतंत्र नहीं है वहां भी संविधान है। तो कुछ तो नियम कानून है ना, एक सिंपल सी बात है, कुछ तो नियम कानून चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है बिना नियम कानून कोई देश चल रहा है। वो नियम कानून का समुच्चय ही संविधान कहलाता है। जब वो नियम कानून है, आपके घर का भी तो एक संविधान है भाई, हर घर का एक अलग संविधान है कि आप 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे, 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे, या 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो नियम बन गए ना घर के, इतने टाइम से इतने टाइम तक खाना खाना है, इतने टाइम से इतने टाइम तक ये चीज करनी है। तो क्या हुआ, एक क्या हुआ, नियम बना देंगे पूरे घर के। आपके घर का एक अलग संविधान बन गया जो आपके घर में चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। तो इसी तरह हर देश का एक संविधान होता है, हर देश को एक संविधान की जरूरत होती है, ठीक है। संविधान जो है हमारा 2 तरह का होता है, एक लोकतांत्रिक संविधान और दूसरा अलोकतांत्रिक संविधान। संविधान क्या है हमारा? 2 तरह, एक लोकतांत्रिक संविधान, एक क्या है, एक तो लोकतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक संविधान, दूसरा अलोकतांत्रिक संविधान। हमारे यहाँ कौन सा संविधान है? लोकतांत्रिक, ठीक है। और लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक में समझाने में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। अलोकतांत्रिक जहां पे जनता क्या करती है, देखो जहां पे आम जनता के राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। क्या लोकतांत्रिक संविधान क्या है? आम जनता की, लोकतांत्रिक संविधान क्या है? इसके अगर कहीं परिभाषा लिखनी पड़ जाए, कोई पूछने लगे, आम जनता की राजनीतिक सामाजिक और आम जनता की राजनीतिक सामाजिक और कौन सा है? सांस्कृतिक आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। तो एक ये क्लियर है बिल्कुल। अगर आपके कोई सामाजिक अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं तो आप क्या करोगे? भाई संविधान में चीज लिखी गई है, मेरे पास ये अधिकार है, ठीक है। दूसरा क्या? राजनीतिक, सपोज कि आपका मन है कि चुनाव लड़ने का, आपसे एक बात कह गए कि आप चुनाव नहीं लड़ोगे, आप चुनाव इस कारण से नहीं लड़ोगे, आप क्या करोगे? क्या बोलोगे? भाई साहब मेरे पास राजनीतिक अधिकार है, संविधान में लिखा गया है, ठीक है। सेम इसी तरह सांस्कृतिक का मतलब क्या है?
आपको अपने अनुसार किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। आपको अपने अनुसार भैया आपको अपने अनुसार किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी भी धर्म को मान सकते हो, ये आपके पास अपने अधिकार है। ठीक है, किसका उल्लेख करते हैं हम जब तुरंत के तुरंत? संविधान का। ठीक है, तो संविधान है ना एक बहुत पावरफुल ग्रंथ है। संविधान अपने आप में बहुत पावरफुल ग्रंथ है। ठीक है, इससे पहले चाहे और तेरी किताब आई, चाहे हिंदू धर्म से हो चाहे अलग अलग धर्म से हो, लेकिन संविधान ने वो अधिकार दिए हर उस वर्ग के लिए जिस वर्ग के पास वो अधिकार नहीं थे। ठीक है, अभी भी बहुत सी जगह देखो क्या है, अभी बहुत सी जगह बहुत सी बातें आती रहती है सुनने के लिए। ठीक है, तो उन सब चीजों पर ना ध्यान देते हुए, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे समाज बदल रहा है। जितना ज्यादा शिक्षित, देखो मेन चीज क्या है, जितना ज्यादा शिक्षित हो जाएगा समाज, जितना ज्यादा शिक्षित होगा समाज, उतना ही ज्यादा क्या होगा, विकास होगा, उतनी ज्यादा समझदारी बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीज है इसमें। और अलोकतांत्रिक में क्या है, अलोकतांत्रिक देश उसमें जो अभी अलोकतांत्रिक संविधान होता है, यहाँ में कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान होता है। कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान मतलब पार्टी के हित में संविधान, पार्टी के हित में जो संविधान होता है, कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान होता है। कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट मैं बताऊं, कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान, कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान। देखो इसमें क्या है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी में क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी या राजतंत्र सेना के हित में, इसमें लिखा हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी या राजतंत्र सेना के हित में, सेना के हित में। यहाँ पे क्या है, जनता का हित नहीं देखा जाता। ठीक है, यहाँ पे जनता का हित नहीं देखा जाता। आपने कई सारे जैसे हमने वो पढ़ा है, मिडवल हिस्ट्री पढ़ी, मिडवल हिस्ट्री में हमने पढ़ा राजतंत्र था। ठीक है, कुछ जिसमें कि इसमें क्या किसी एक वर्ग की और ज्यादा ध्यान दिया जाता है, किसी एक वर्ग की ओर। इसमें एक वर्ग मतलब कम्युनिस्ट पार्टी क्या देगी, अपने हित देखेगी। इसमें उन्हें जनता से मतलब नहीं है, उन्हें जनता से मतलब नहीं है, अपने हित देखेगी। जैसे कि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री में जा रहे हैं, वैदिक काल में, एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक काल में जा रहे हैं। और वैदिक काल में जाने के बाद तो किसी भी टॉपिक को है ना आप लिंक करना सीखो पहले एक दूसरे टॉपिक से। और लिंक कब कर सकते हो, जब तुम टॉपिक पढ़ लोगे पूरे। ये पॉलिटी चल रही है हमारी, हम लिंक कहाँ कर रहे हैं, हिस्ट्री के साथ। चल पॉलिटी रही है, हिस्ट्री के साथ लिंक कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। वैदिक काल पे, वैदिक काल पे जब एक चला था ऋग्वैदिक काल, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, दो पीरियड थे। ऋग्वैदिक काल में क्या है, ऋग्वैदिक काल में आप अगर देखोगे एक तरह से लोकतंत्र दिखता है। ऋग्वैदिक काल में आप एक तरह से लोकतंत्र देखो, वहां पे सबके पास अधिकार है, महिलाओं के पास भी, शूद्र के पास, सबके पास अधिकार है। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल आता है, वहां पे क्या आ गया, अलोकतांत्रिक संविधान। अलोकतांत्रिक, वहां पे जो कुछ लोग हैं, मतलब जो कुछ लोगों के पास अधिकार रहेंगे और सबसे अधिकार छीन लिए गए। कुछ लोगों के पास अधिकार रहेंगे और अधिकतर सबके पास से अधिकार छीन लिए गए। जो कुछ लोग थे वो कौन थे, एक हाई कास्ट थे, पुरोहित वर्ग, जिसे हम बोलते हैं पुरोहित वर्ग, उसके पास अधिकार रहेंगे। तो इसी तरह से इसमें क्या है, इसमें कुछ लोगों के पास अधिकार होते हैं कम्युनिस्ट पार्टी में। कम्युनिस्ट पार्टी के हित में होते हैं। जैसे अगर सिंपल सी बात है, चीन की अगर बात करें, चीन की जो पार्टी है वो पार्टी के हित में, चीन जो है अपने पार्टी के हित में कार्य करता है, ना कि जनता के हित में। पार्टी के हित में कार्य होते हैं, ना कि जनता के हित में। ठीक है, और लोकतंत्र में क्या है, यहाँ पे जनता के बारे में सोचा जाता है, जनता के हित में कार्य किए जाते हैं लोकतंत्र में। पर इसमें देखो आपको ज्यादा नहीं लिखना ना, आपको कुछ इसमें आपसे पूछा जा रहा है, आप बस इतना समझ जाओ लोकतंत्र क्या है, जहां पे जनता के हित में कार्य होंगे। ठीक है, अगर परिभाषा पूछ भी ले, अगर कभी किसी को बतानी पड़ जाए, क्या आम जनता के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आकांक्षा की पूर्ति का माध्यम है। ठीक है, लोकतांत्रिक यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होता है, जहां जनता के हित में कार्य नहीं होते। बस इतना समझ लो, इससे ज्यादा मत सोचो। ठीक है, आगे भी हमने बहुत सारी चीजें रखी, जैसे इसके लोकतंत्र के अंग कौन कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके अंग कौन कौन से अंग लोकतांत्रिक संविधान के, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और, ठीक है, विधायिका क्या है, सर्वोच्च संस्था है, सबसे ऊंची संस्था, कानून निर्मित करने वाली सर्वोच्च संस्था। विधायिका से तो कोई कानून निर्मित होगा, आता है, जो भी कोई कानून आता है तो किससे आता है, विधायिका से। ठीक है, संसद
अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो विधायक सर्वोच्च संस्था है कानून निर्मित करने वाली। कार्यपालिका जो कानून बनाया गया है, सरकारी कानून को लागू करने वाली सर्वोच्च संस्था है। देखो एक कौन कौन से विधायक कानून निर्मित करने वाली, निर्मित करने वाली संस्था। ये जो कानून निर्मित हुआ है इसे लागू कौन करेगा? कार्यपालिका कानून लागू करने वाली, सर्वोच्च लागू करने वाली, ठीक है। और न्यायपालिका के बारे में सबको पता ही है क्या है, जो न्याय प्रदान करता है, न्याय प्रदान कराने वाली, सर्वोच्च न्याय प्रदान कराने वाली संस्था, ठीक है। सर्वोच्च न्याय प्रदान करने वाली संस्था, ठीक है। नेक्स्ट जो है आगे हमारा, आप उसे बस समझ लेना, ज्यादा आपके लिए वहां से नहीं पूछना है। प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ पे क्या होता है, एकात्मक प्रकार की सरकार की व्यवस्था है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, प्रधानमंत्री आधारित। उसे छोड़ो, इस टॉपिक को छोड़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलो, देखो आगे की देखो, हाँ जी नोट्स में देखो, ये पेज नंबर जो 20 है, इसे एक बार इसमें है ना क्या चीज है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से हमने अभी एक चीज स्टार्ट हो रही है, हमने किस देश से अपने संविधान में क्या क्या चीज ली है, किस देश से अपने संविधान में, भारत के संविधान में क्या क्या चीज ली है। यहाँ से 3-4 पेज का यही टॉपिक है, 3-4 पेज का यही टॉपिक है, ठीक है। एकात्मक प्रकार की सरकार व्यवस्था, जन्मदाता कौन है? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, प्रधानमंत्री आधारित व्यवस्था, ठीक है। संघीय व्यवस्था कहां से ली? यूएस से। राष्ट्रपति व अध्यक्षात्मक प्रणाली, शासन प्रणाली हमारे यहाँ है। राष्ट्रपति का राष्ट्रपति है ना हमारे यहाँ, ये तो हमने कहां से ली? यूएस, ठीक है। संसदीय व्यवस्था की विशेषता, संसद की सर्वोच्चता, संसद द्वारा बनाया गया कानून ही संविधान बन जाता है, ये चीज है। संविधान जब संसद द्वारा कोई कानून बनकर आता है वो क्या है, संविधान में जुड़ जाता है, ठीक है। आगे कितनी चीज है ना, देखो आपको ये चीज मैंने लिख के दी है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ। संसदात्मक गुण ये पढ़ लेना आप तो अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक FPPS है, एक अगली टर्म है पेज नंबर 21 पे, FPPS। मैं बस आपको ये चीज समझा दे रहा हूँ, FPPS, और मैं आपको बोलूंगा ये चीज सारी पढ़ के लाना है, पढ़ लेना FPPS। FPPS फर्स्ट फास्ट पोस्ट सिस्टम, स्तंभ तक पहुंचने की प्रक्रिया, स्तंभ तक पहले पहुंचने की प्रक्रिया, स्तंभ तक पहुंचने की प्रक्रिया। इसका अर्थ क्या है? स्तंभ तक पहुंचने की प्रक्रिया, स्तंभ तक पहुंचने की प्रक्रिया। देखो ये क्या है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ FPPS मॉडल क्या है। ये FPPS मॉडल है, देखो हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, नॉर्मल से बात चेयरमैन का चुनाव देखते हैं, ठीक है। चेयरमैन का चुनाव होता है, सपोज ये पूरा क्षेत्र क्या है, 500 है। हाँ जी, ये क्या है, पूरा क्षेत्र क्या है, 500 है। यहाँ से कौन कितने, सपोज कि 4-5 उम्मीदवार खड़े हुए, A B C D E, ठीक है। ए को मिले हमारे 24 वोट, ए को हमारे कितने वोट मिले? 24 वोट। और ने कितने मिले? 15 30 और 20 कितने? 50 और कितने बचे? 26 बच रहे हैं, तो इन्हें ज्यादा करते हैं, चलो 26 कर देते हैं, 26, ठीक है। अब इसमें कौन सबसे, इसके पास सबसे अधिक वोट है? डी के पास है। अगर एक बहुमत देखें, बहुमत किसके पास ज्यादा बैठ रहा है? बहुमत इनके पास ज्यादा बैठ रहा है, 74। बहुमत इनके पास 74 बैठ रहा है ना, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी हम इसमें क्या लिखा हुआ है? FPPS, मतलब जो सब जिसके पास सबसे अधिक वोट हुई,
इन चारों पांचों में जिसके पास सबसे अधिक वोट हुई कौन बन गया, वो यहाँ का चेयरमैन बन गया, चेयरमैन। ठीक है, एक चीज और है, ये केवल चुनाव में लागू होगा, स्टडी में लागू नहीं होगा, पढ़ाई में नहीं, ऐसे नहीं एग्जाम में कि क्लास का मैं भी वो वीडियो देख रहा था, देखी भी होगी सबने जहाँ तक है कि एक लड़के के सबसे ज्यादा नंबर थे कितने, मतलब इस तरह का अलग था जो टॉपर था क्लास का, तो देखी ना, बड़ी कॉमेडी की वीडियो। एक लड़का टॉपर था तो उसे सम्मानित कर रहे थे, उसके फ्रेंड आए, 3 फ्रेंड आए अलग से, उन्होंने अपने नंबर बताए, फिर उन्होंने जोड़ के बहुमत के आधार पर कहने लगे हम बहुमत के आधार पर हम फर्स्ट बना रहे हैं। जब बहुमत से सरकार चल सकती है, मतलब संगठन तो गठबंधन से सरकार चल सकती है, तो गठबंधन से हम फर्स्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी वीडियो चल रही है आजकल की। हाँ हाँ, तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारे क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जो स्तंभ तक पहले पहुंचेगा जिसके पास सबसे अधिक वोट होंगे, ज्यादा अधिक तो है नहीं, 2 ही वोट अधिक है तो, लेकिन फिर भी कौन है, डी वाला होगा। अगर चारों को देखें ना, चारों को देखें तो अकॉर्डिंग कम है इसके पास, लेकिन अगर अकेले की बात है तो अकेले के पास किसके पास ज्यादा है, डी के पास ज्यादा है। तो ये कौन सा मॉडल होता है हमारा, एफपीपीएस मॉडल है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कराया और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व निचले सदन के प्रति होता है। ठीक है, वो तो हम थोड़ा आगे देख रहे हैं। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, हाँ जी, मंत्री परिषद कितने मंत्री होते हैं, एक बार पढ़ लीजिए। ये जो मंत्री परिषद है पता होना चाहिए कौन कौन से मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद, मंत्रियों का समूह, मंत्री परिषद, मंत्रियों का, हाँ ले, मंत्रियों का समूह, मंत्रियों का समूह। तो मंत्रियों का समूह, अब इसमें मैं किस तरह देखेंगे, रैंक वाइज देखेंगे। कबीना मंत्री, रैंक फर्स्ट का मंत्री होता है कबीना मंत्री। ठीक है, जिसे कैबिनेट मिनिस्टर भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ इंग्लिश में बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, वैसे हिंदी में बोलते हैं कबीना मंत्री। ठीक है, तो रैंक फर्स्ट पे कौन से हमारा कैबिनेट है, कबीना मंत्री, कबीना मंत्री, कबीना मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, अब जो भी आ रहा है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, ये कबीना मंत्री। ये देखो इसकी रैंक कौन सी है, रैंक फर्स्ट है इसकी, रैंक फर्स्ट है। इसका काम, इसमें जो आते हैं, देखो इसमें आते कौन कौन से मंत्री हैं, इसमें एक तो रेलवे मंत्री, ठीक है, रेलवे मंत्री, दूसरा कौन, फाइनेंस मिनिस्टर, और नेक्स्ट कौन सा, होम मिनिस्टर। ठीक है, ये आते हैं इसमें, होम मिनिस्टर कौन कौन से आते हैं इसमें, जैसे गृह मंत्री, गृह मंत्री, रेलवे मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। ठीक है, ये जो लोग डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, इधर देख लो भाई साहब, पूछ लेते हैं रिपोर्ट का, वो पूछ लेते हैं रिपोर्ट कैसे करते हैं। ये जो रिपोर्ट करते हैं डायरेक्ट, ये रिपोर्ट करते हैं किसे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री को। ठीक है, ये किसे रिपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। दूसरा हमारा कौन सा, राज्य मंत्री। देखो ये जो एक चीज ध्यान रखना, पॉलिटी में जब राज्य की बात आती है ना, तो राज्य से बात स्टेट से नहीं होती। पॉलिटी में जब राज्य की बात आती है तो स्टेट से नहीं, देश से बात की जाती है पूरे, ध्यान रखना। ठीक है, तो दूसरा कौन सा हमारा, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो अपने अनिल शर्मा जी कौन से मंत्री थे,
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे, मतलब रैंक 2 है इनकी। रैंक कितनी है इनकी? दूसरे नंबर पर तो रैंक कौन सी है इनकी? 2। हाँ उन्हें क्षेत्र दे दिया था ना पहले, थे पहले, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थे। ठीक है, इनका देखो क्या है, ये जो मंत्री है, पहली बात तो ध्यान रखो, ये है ना किसी का जूनियर नहीं है, ये किसी के नीचे काम नहीं कर रहे, ये किसी के जूनियर नहीं है। जो ये स्वतंत्र प्रधानमंत्री है, राज्य मंत्री हैं, ये किसी के जूनियर नहीं है। लेकिन अगर बात आए ना कार्य किस तरह के दिए जाते हैं, तो इन्हें कोई ज्यादा बड़े कार्य नहीं दिए जाते। हाँ, इन्हें कोई ज्यादा बड़े कार्य नहीं दिए जाते, इन्हें छोटे ही कार्य दिए जाते हैं। लेकिन बात आती है तो रिपोर्ट किसे करते हैं, ये भी रिपोर्ट डायरेक्ट किसे करेंगे? प्रधानमंत्री को। डायरेक्ट रिपोर्ट किसे करेंगे? प्रधानमंत्री को। कार्य इनके कोई ज्यादा बड़े नहीं होते, नॉर्मल कार्य होते हैं, किसी के जूनियर नहीं होते, ध्यान रखना इसी को। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि तीसरा जो है वो राज्य मंत्री है। ये तो राज्य मंत्री कौन से? देश वाले जो है, ठीक है। ये है हमारे स्टेट मिनिस्टर या राज्य मंत्री, राज्य मंत्री जो स्टेट से बात करता है, जो स्टेट वाले मंत्री हमारे, स्टेट वाले मंत्री, ठीक है। ये जो है कैबिनेट मंत्री के जूनियर होते हैं, ध्यान रखना। ये जो रिपोर्ट करेंगे, किसे रिपोर्ट कर रहे हैं? ये कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर के, कैबिनेट मंत्री के जूनियर, जूनियर कैबिनेट मंत्री के जूनियर, ये रिपोर्ट किसे करेंगे? रिपोर्ट किसे करेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर को करेंगे, ठीक है। लास्ट हमारा एक जो लास्ट मंत्री का पद है कौन सा? उप मंत्री, उप मंत्री, ठीक है। लास्ट हमारा जो लास्ट मंत्री आता है उप मंत्री है जी। ये भी कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे 4 मंत्री के पद है, इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। एक टर्म चलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व इसका अर्थ क्या है? यदि सरकार का कोई मंत्री, मेरी बात सुनिए, सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? यदि सरकार का कोई एक मंत्री किसी बिल को लेकर आया संसद में और उस बिल को पास कराने में, अगर सरकार का कोई मंत्री किसी बिल को लेकर आया संसद में और उस बिल को पास कराने में वो असफल हो गया, वो बिल पास ना हुआ, तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को तुरंत के तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व कई बार टर्म चलती रहती है, बता दिया, हाँ बता दिया, ठीक है। तो इस्तीफा देना पड़ता है। ये चीज कहां से ली थी, पूछ लेते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व कहां से लिया है? हाँ, ब्रिटेन से, ठीक है। अगला है हमारा सर्किट कोड। सर्किट कोड, सर्किट कोड, सर्किट कोड में कुछ नहीं है, जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। ये हमारे आगे का जो कल का रहेगा वो आगे हम पढ़ेंगे यूएसए संविधान में क्या क्या लिया गया है, यूएसए से इंडिया के संविधान में क्या क्या लिया गया है। ये चीजें याद कर लेना, पढ़ने की है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। एफपीपीएस